नमस्कार। कभी सोचा है कि हजारों साल पहले जब कोई चुनाव नहीं होते थे तब कोई राजा बनता कैसे था? या फिर भारत में जिसे हम आज लोकतंत्र कहते हैं उसकी जड़ें कितनी पुरानी हो सकती हैं? आज हम और आप चलिए साथ मिलकर समय में एक सफर पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठानों से शासक बने और फिर कैसे शक्तिशाली राज्यों और यहाँ तक कि गणराज्यों तक का जन्म हुआ। ये कहानी अनुष्ठानों से शुरू होकर विशाल साम्राज्यों तक जाएगी। चलिए इस दिलचस्प कहानी को परत दर परत समझते हैं। तो हमारा आज का सफर 4 पड़ावों से गुजरेगा। हम शुरुआत करेंगे उन अनुष्ठानों से जिनसे शासकों की पहचान बनती थी। फिर हम देखेंगे कि पहले राज्य यानी जनपद कैसे बने। इसके बाद हम महाजनपदों के उदय को समझेंगे और आखिर में शासन के 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते को देखेंगे। एक तरफ एक शक्तिशाली राजशाही और दूसरी तरफ एक अनोखा गणराज्य। तो चलिए पहले पड़ाव पे चलते हैं, अनुष्ठान से शासक तक। देखिए, आज से लगभग 3000 साल पहले राजा बनने का मतलब वो नहीं था जो हम आज समझते हैं। कोई चुनाव नहीं, कोई सीधी ताजपोशी नहीं, बल्कि ये सब कुछ बड़े बड़े सार्वजनिक यज्ञों और अनुष्ठानों पर टिका हुआ था। तो फिर सवाल ये उठता है कि कोई राजा बनता कैसे था? इसका जवाब है बड़े बड़े यज्ञों के आयोजन से। और इन सब में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण था अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ आप कह सकते हैं एक तरह का शक्ति प्रदर्शन था। होता यह था कि एक शाही घोड़े को 1 साल के लिए आजाद घूमने के लिए छोड़ दिया जाता था। अब अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकता तो इसका मतलब था कि वो यज्ञ करने वाले राजा को चुनौती दे रहा है और फिर उन दोनों में युद्ध होता। लेकिन अगर कोई भी घोड़े को नहीं रोकता और वो बेरोक टोक घूमकर वापस आ जाता तो ये इस बात का सबूत था कि बाकी सभी राजाओं ने उसकी शक्ति को मान लिया है और बस इसके बाद उस राजा को सबसे शक्तिशाली घोषित कर दिया जाता था। इसी दौर में पुरोहितों ने समाज को 4 मुख्य वर्गों में बांटा, जिसे वर्ण व्यवस्था कहा गया। ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करना और यज्ञ करवाना। क्षत्रिय जो शासक वर्ग थे उनका काम था युद्ध लड़ना और लोगों की रक्षा करना। वैश्य जैसे किसान, पशुपालक और व्यापारी ये लोग थे। और शूद्रों का काम बाकी के 3 वर्णों की सेवा करना तय किया गया था। और हां, यहां ये याद रखना जरूरी है कि इस व्यवस्था में महिलाओं और शूद्रों को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। अच्छा, अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब तक जो राजा सिर्फ लोगों पर राज करता था, अब वो एक निश्चित भूभाग मतलब एक खास इलाके पर राज करने लगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और इसी बदलाव से जन्म हुआ जनपद का। जनपद का मतलब ही है जन के पद रखने की जगह, यानी वो जमीन जहां लोगों ने अपने पैर जमा लिए। ये भारत के पहले क्षेत्रीय राज्य थे। अब राजा सिर्फ लोगों का राजा नहीं था, बल्कि एक खास जनपद का राजा कहलाने लगा। अब कहानी एक और लेवल ऊपर जाती है। आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद इतने ज्यादा शक्तिशाली हो गए कि वो महाजनपद कहलाए। आप इन्हें उस जमाने के सुपर स्टेट समझ सकते हैं, जो पहले के राज्यों से कहीं ज्यादा बड़े, ज्यादा संगठित और ज्यादा ताकतवर थे। तो इन महाजनपदों में ऐसा क्या खास था? पहली बात, इनकी अपनी राजधानियां होती थी जिनके चारों तरफ मजबूत किलेबंदी होती थी। दूसरी, राजा अब एक परमानेंट सेना रखने लगे थे और सैनिकों को बाकायदा सिक्कों में सैलरी भी मिलती थी। और जाहिर है इस सबका खर्च चलाने के लिए एक रेगुलर टैक्स सिस्टम भी बनाया गया था। लेकिन सवाल यह है कि इतना बड़ा बदलाव, इतनी तरक्की, आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? इतने बड़े बड़े किले, इतनी बड़ी सेना, इन सब के लिए पैसा कहां से आ रहा था? इसका जवाब छिपा है खेती में हुई एक क्रांति में। 2 बहुत बड़े बदलाव हुए। पहला, लोहे के फाल वाले हल का इस्तेमाल शुरू हुआ। इससे कठोर, चिकनी मिट्टी को जोतना भी आसान हो गया। और दूसरा, धान की रोपाई की तकनीक अपनाई गई। मतलब अब बीज छिड़कने के बजाय पौधे रोपे जाने लगे और नतीजा, पैदावार में जबरदस्त उछाल आया। और जब पैदावार बढ़ी तो जाहिर है राजा का खजाना भी भरने लगा। अब राजा फसलों की कुल उपज का 6ठा हिस्सा यानी 1/6 टैक्स के रूप में लेते थे। इस टैक्स को भाग कहा जाता था और यही उस समय राज्य की कमाई का सबसे बड़ा जरिया था। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। एक ही इलाके में यानी आज के बिहार में हम शासन के 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल देखेंगे। एक तरफ थी एक ताकतवर राजशाही और दूसरी तरफ था एक अनोखा गणराज्य। पहले बात करते हैं मगध की। ये उस दौर का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था, एक तरह का सुपर पावर। और यहां चलती थी राजशाही यानी एक राजा का शासन। मगध इतना ताकतवर बना कैसे? इसके पीछे कई कारण थे।
गंगा और सोन जैसी नदियां थीं जिनसे ट्रांसपोर्ट और पानी की जरूरतें पूरी होती थीं। यहाँ के जंगलों से सेना के लिए हाथी मिलते थे और लोहे की खदानों से बेहतरीन हथियार बनते थे। ऊपर से बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे बहुत शक्तिशाली शासकों ने इसे और मजबूत बनाया। इसकी राजधानी पहले राजगृह यानी आज का राजगीर और बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना बनी। अब मगध के ठीक बगल में एक और राज्य था वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। यहाँ की शासन व्यवस्था बिल्कुल अलग थी। ये एक गण या संघ था। इसका मतलब है कि यहाँ कोई एक राजा नहीं था, बल्कि कई शासक मिलकर राज करते थे। ये एक तरह का प्राचीन गणराज्य था। तो चलिए दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। मगध में एक शक्तिशाली राजा का शासन था, जहां सत्ता अक्सर पिता से बेटे को मिलती थी। सारे फैसले राजा अकेले लेता था। वहीं वज्जी में कोई एक राजा नहीं था। यहां कई शासक थे और सभी राजा कहलाते थे। वो सभाओं में मिलते थे, बहस करते थे और फिर मिलकर फैसले लेते थे। और एक और दिलचस्प बात यह है कि भगवान बुद्ध और महावीर दोनों ही ऐसे ही गणराज्यों या संघों से ताल्लुक रखते थे। तो आइए एक नज़र में इस पूरे सफर को फिर से देख लें। करीब 3000 साल पहले यज्ञों से राजा बनने की परंपरा शुरू हुई। करीब 2500 साल पहले तक ताकतवर महाजनपद और गणराज्य वजूद में आ चुके थे और लगभग 1500 साल पहले गुप्त शासकों ने आखिरी बचे कुचे संघों को भी जीत लिया और इसी के साथ भारत में यह प्राचीन गणतांत्रिक परंपरा का अंत हो गया। और अब जाते जाते एक सवाल, राजशाही बनाम गणराज्य, मगध और वज्जी की इन दो प्राचीन विरासतों में से कौन सी विरासत आज की दुनिया में ज्यादा दिखाई देती है? एक शक्तिशाली शासक की परंपरा या फिर मिलकर फैसले लेने की परंपरा? इस पर जरूर सोचिएगा। कभी सोचा है कि हम उस समय के बारे में कैसे जानते हैं जब लिखने के लिए कागज तक नहीं था? आज हम यही करने वाले हैं। हम टाइम में पीछे जाएंगे और दो बिल्कुल अलग तरह के सुरागों का पीछा करेंगे। एक हैं हजारों साल पुरानी किताबें और दूसरी हैं खामोश कब्रें। आइए देखते हैं ये दोनों मिलकर हमें अतीत के कौन से राज बताते हैं। तो सवाल ये है कि हम उन लोगों की कहानियों को आखिर जाने तो जाने कैसे जो अब हैं ही नहीं। सच कहूं तो ये किसी जासूसी से कम नहीं है। हमारे पास कोई गवाह नहीं, कोई वीडियो फुटेज नहीं, हैं तो बस कुछ पहेलियां जिन्हें हमें मिलकर सुलझाना है। और इस जासूसी में हमारे दो सबसे बड़े हथियार हैं। एक तरफ है लिखित ग्रंथ, मतलब वेद जैसे पुराने ग्रंथ जो हमें बताते हैं कि उस दौर के लोग क्या सोचते थे, किसकी पूजा करते थे। और दूसरी तरफ है खामोश पत्थर, यानी कि बड़ी बड़ी कब्रें जो बिना एक शब्द कहे ही उस समाज के बारे में, उनके रीति रिवाजों के बारे में, यहाँ तक कि अमीर गरीब के फर्क के बारे में भी बहुत कुछ बता देती हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले किताबों और कब्रों को समझेंगे, फिर ऋग्वेद की दुनिया में गोता लगाएंगे, महापाषाण के रहस्यों को जानेंगे, इनाम गांव में उस समय के जीवन को देखेंगे और आखिर में इन दोनों नजरियों को एक साथ रखकर पूरी तस्वीर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये किताबें और कब्रें हैं क्या और ये हमें क्या क्या बता सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले सुराग की तरफ, यानी प्राचीन ग्रंथों की दुनिया में। और इसमें भी हम सीधे दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक ऋग्वेद पर फोकस करेंगे। जरा सोचिए, आज से लगभग 3500 साल पहले उस वक्त ऋग्वेद की रचना हुई थी। ये डेट, ये तारीख बहुत ज़रूरी है, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, क्योंकि ये हमें भारतीय इतिहास के एक बहुत ही शुरुआती दौर में ले जाती है। तो ऋग्वेद असल में है क्या? ये 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाओं यानी हाइम्स का एक कलेक्शन है। इन प्रार्थनाओं को सूक्त कहा जाता है। इसका मतलब बड़ा सिंपल है, अच्छी तरह से कही गई बात। इन्हीं सूक्तों से हमें पता चलता है कि उस समय के लोग क्या चाहते थे, किससे डरते थे। इन हजारों प्रार्थनाओं में 3 देवता सबसे खास नजर आते हैं। पहले हैं अग्नि यानी आग के देवता, दूसरे हैं इंद्र जो एक वॉरियर गॉड यानी युद्ध के देवता थे, और तीसरे हैं सोम, एक खास पौधा जिससे एक स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था। ये देवता हमें उस समाज की प्राथमिकताओं की एक झलक देते हैं कि उनके लिए आग, युद्ध और शायद वो खास पेय कितना जरूरी था। हिस्टोरियंस इन सूक्तों को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे छिपे मतलब को समझते हैं। जैसे ऋग्वेद में एक बहुत ही कमाल का डायलॉग है जहां ऋषि विश्वामित्र 2 नदियों व्यास और सतरुज से बात कर रहे हैं और उन्हें देवियों की तरह पूज रहे हैं। इससे पता चलता है कि उस दौर के लोग नेचर को कितना सम्मान देते थे। अब एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन जो ऋग्वेद को पढ़कर दूर होता है वो है
राजा शब्द को लेकर। आज राजा का मतलब है महल, बड़ी बड़ी सेनाएं, टैक्स, है ना। लेकिन ऋग्वेद के राजा ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उनके ना तो महल थे, ना ही कोई बड़ी सेना, और वो कोई रेगुलर टैक्स भी नहीं वसूलते थे। ये उस समाज की बनावट का एक बहुत बड़ा फर्क। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये प्रार्थनाएं लिखने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे और अपने विरोधियों के लिए वे दास या दस्यु जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे। ये उस समय के समाज में हम और वो का एक शुरुआती विभाजन दिखाता है। तो ये तो थी किताबों की कहानी, लेकिन इतिहास की पूरी तस्वीर सिर्फ लिखे हुए शब्दों से तो नहीं बनती ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सुराग की तरफ, उन खामोश पत्थरों की ओर जो अपनी चुप्पी में भी हजारों कहानियां छिपाए हुए हैं। ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 3000 साल पहले, मतलब ऋग्वेद के लिखे जाने के भी कोई 500 साल बाद। भारत के कई हिस्सों में, जैसे दक्षिण भारत, दक्कन, नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में एक नई प्रथा शुरू हुई, विशाल पत्थरों से कब्रें बनाने की। इन कब्रों को कहते हैं महापाषाण। नाम सुनने में भले ही भारी लगे, पर मतलब सीधा है। महा यानी बड़ा और पाषाण यानी पत्थर। तो ये बड़े बड़े पत्थर थे जिन्हें कब्रों के ऊपर या चारों तरफ लगाया जाता था ताकि वो जगह एक पहचान बन जाए। अब एक खास जगह चलते हैं, ब्रह्मगिरी। यहां आर्कियोलॉजिस्ट्स को जो मिला, उसने उस समाज के बारे में एक बहुत बड़ा राज खोल दिया। उन्होंने देखा कि हर किसी को एक ही तरह से नहीं दफनाया जाता था। जैसे एक कब्र में एक कंकाल के साथ 33 सोने के मनके और एक कीमती शंख मिला, और वहीं पास की दूसरी कब्र में दूसरे कंकाल के पास क्या मिला? सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन। ये खामोश सबूत चीख चीख कर बता रहा था कि उस समाज में भी अमीर और गरीब का फर्क था, सामाजिक भेदभाव था। अच्छा, सामाजिक जीवन को और करीब से समझने के लिए अब एक पूरे गांव की कहानी देखते हैं। हम चल रहे हैं इनाम गांव, एक ऐसी जगह जो हमें उस समय की रोजमर्रा की जिंदगी की एक कमाल की झलक देती है। इनाम गांव, जो घोड़ नदी के किनारे बसा था, लगभग 3600 से 2700 साल पहले तक आबाद रहा। मतलब ये एक लंबे समय तक बसा हुआ गांव था, जिससे हमें वहां के जीवन में आए बदलावों के बारे में भी बहुत कुछ पता चलता है। इनाम गांव में दफनाने का तरीका भी बड़ा खास था। जैसा कि हम देख सकते हैं, शव को सीधा लिटाया जाता था और उनका सिर हमेशा उत्तर दिशा में रखा जाता था। ये पॉइंट अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसे याद रखिएगा। और मजे की बात यह है कि लोगों को अक्सर उनके अपने घरों के आंगन में ही दफनाया जाता था। साथ में खाने पीने की चीजें भी रखी जाती। तो इनाम गांव के लोग खाते क्या थे? खुदाई में हमें गेहूं, जौ, चावल, दालों के जले हुए बीज मिले हैं। हमें जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं जिन पर काटने के निशान हैं, जिससे पता चलता है कि वे मवेशी, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों को खाते थे। और साथ ही जंगल से बेर, आंवला और जामुन जैसे फल भी इकट्ठा करते थे। मतलब खेती और शिकार दोनों करते थे। तो हमने दो अलग अलग दुनिया देखी, एक जो हमें किताबों ने बताई और दूसरी जो हमें कब्रों ने बताई, पत्थरों ने बताई। अब सवाल यह है कि जब हम इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखते हैं तो इतिहास का कौन सा चेहरा सामने आता है? इस टेबल को देखिए जरा। एक तरफ ऋग्वेद है जो राजा की बात तो करता है, लेकिन दौलत के नाम पर मवेशी और घोड़ों को गिनता है। वहीं दूसरी तरफ महापाषाण हैं जो शासकों के बारे में तो चुप हैं, लेकिन कब्रों में मिले सोने और लोहे के औजारों से अमीरी का पक्का सबूत देते हैं। दोनों हमें एक ही समय के दो अलग अलग पहलू दिखा रहे हैं। तो चलिए फटाफट कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। ऋग्वेद लगभग 3500 साल पुराना, महापाषाण लगभग 3000 साल पुराने और सामाजिक असमानता का सबूत, ब्रह्मगिरी अमीर और गरीब कब्रों का सबसे साफ उदाहरण, और इनाम गांव जहां शवों का सिर उत्तर की ओर होता था। ये फैक्ट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए, इतिहास को समझने के लिए कौन सा सुराग ज्यादा भरोसेमंद है? वो जो लोगों ने अपने बारे में खुद लिखा, या फिर वो सुराग जिसे वे अनजाने में अपने पीछे छोड़ गए? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।